तो नमस्ते सभी को, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है अंडर 15 जेई। तो अगर समझो आपने पहला पार्ट नहीं देखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आज का जो पार्ट होने वाला है वो है पार्ट 2 और वो काइंड ऑफ डिफिकल्ट जा सकता है समझो आपने पार्ट 1 ना देखा हो। ओके, तो आप देख लीजिएगा, समझो आपको नहीं समझ आ रहा तो ओके। तो आज हम सीखने वाले हैं, हमने बेसिक्स कवर्स कर ली है वैसे भी, तो हम वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या कहती है, फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं, फिर हाइड्रोजन के भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम होते तो क्या होते हैं, क्योंकि ये एक एग्जांपल है कि बाकी के एटम्स के भी कैसे स्पेक्ट्रम्स हो सकते हैं। ओके, तो ये हम ये 6 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो ये ज़रा रैपिड फायर और फटाफट हम कवर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद द टुडेस लेक्चर। ओके, तो पहला टॉपिक वेव नेचर। ओके, वेव नेचर क्या हो सकता है, आपको कुछ पता बताइए, वेव नेचर क्या होता है? जरा वीडियो पॉज करके सोच। ठीक है, आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगा, क्योंकि वेव नेचर मतलब किसी भी वेव का एक नेचर होता है कि वो कितनी अप करती है कितनी डाउन करती है, बराबर, कितने अप्स हो गए कितने डाउन्स हो गए। तो हाँ जिन्हें समझ नहीं आ रहा वरना ऐसा लग रहा है कि मैं आउट ऑफ द टॉपिक जा सकता हूँ, तो देखिए मैं अपने नोट्स लिखे हुए जो मैं नोट्स पर्सनली यूज़ करता हूँ वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, तो वेव, वेव मतलब आप कोई भी एक एनर्जी होती है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का वो एक मीडियम होता है। वेव मतलब वो उस पैटर्न में ही ट्रांसफ़र करेगा ना ट्रैवल करेगी। तो इंग्लिश में आपके अंग्रेजी भाषा में इट इज अ मीन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी कैसे ट्रांसफर करेगी उससे ही हम कहते हैं वेव नेचर। ओके, तो आप जैसे कि हमने देखा है मैथ्स में, आपने देखा ही होगा 10th की, ये होता है एक ग्राफ का स्ट्रक्चर, बराबर। वेव नेचर मतलब वेव की एक ग्राफिकल फॉर्म में चलती है जो कुछ काइंड ऑफ ऐसे होता है, ऐसे। अब ये क्या होता है कि उसकी एनर्जी कैसी थी, मतलब कि वो ओरिजिन से, मतलब ये जो ओरिजिन है उससे वो हाई थी, कब हाई थी, कब लो थी, कब वापस हाई हो गई, और ये जो पॉइंट से वापस से ओरिजिन से कब मिट कर रहे हो, वो सब हम अभी सीखेंगे। ओके, तो ये होती है वेव पूरी। इसका जो ये अपर पार्ट होता है जहाँ पे एनर्जी अपने पीक पे रहती है उसे ही हम कहते हैं क्रिस्ट, और जो ये लोअर पार्ट होता है जहाँ पे अपनी एनर्जी पूरे बोलते हैं डाउन पे, मतलब बॉटम पे होती है, बॉटम एच पे होती है, उसे हम कहते हैं ट्रॉप। ओके, क्या ये आपको समझ आ गया? जो अप होता है वो क्रिस्ट, नीचे होता है। फिर सेकंड मतलब जो ये हाइट होती है, हाइट वरना डेप्थ, मतलब जितना ऊपर होना जितना नीचे है उसके मेजरमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड मतलब हाइट ऑफ अ वेव। ओके, हाइट ऑफ अ वेव। अब तुम्हें क्वेश्चन आ गया कि यार इन दो वेव्स के बीच में क्या कितना होगा, साइंटिस्ट वही तो पूछ रहे थे कि दो वेव्स के बीच में अगर समझो हमने देख ही लिए कि वेव क्या होती है तो उनके बीच में कुछ तो गैप होना चाहिए, बराबर। उनके बीच में कुछ तो गैप होगा, तो उस गैप को उन्होंने मेजर किया और उसे नाम दिया वेवलेंथ। वेवलेंथ जिसे वो लैम्डा से डिनोट करते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला अभी तो नहीं, इसका फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि इससे बस वेवलेंथ ऐसे मेजर करते सिंपली। ओके, तो सेकंड पार्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एक डिस्टेंस में है ना, एक सेकंड में कितनी वेव्स आई कितनी वेव्स गई, वही वो पूछते हैं, बराबर है ना यार। एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई कितनी वेव्स चली गई,
उसकी तो मेजरमेंट चाहिए होती है, अकाउंटेबिलिटी। तो उसके लिए उन्होंने फ्रीक्वेंसी ये शब्द बनाया, इससे डिनोट करते हैं लेटिस बी से, और ये मेजर होता है हर्ट्स में, मेजर्ड इन हर्ट्स, ठीक है, मेजर इन हर्ट्स। मतलब कि अगर समझो 1 सेकंड में 2 वेव्स बनी तो फ्रीक्वेंसी होगी अपनी 4, बराबर। 2 वेव्स बनी ना, एक ऊपर फिर एक ऊपर, फिर ये एक नीचे एक नीचे, वरना आप समझो ऊपर नीचे मिला के बोलेंगे तो बस 2 ही बनेगी, क्योंकि ये ऊपर गई और फिर नीचे यहाँ पे जाके खत्म हो गई। तो वैसे ही ये पूरा पार्ट हो गया। फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हुए जो है वेव नंबर। वेव नंबर मतलब उन्होंने क्या पूछा कि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डिस्टेंस पे कितने वेव्स बने, ये गिनने के लिए उन्होंने वेव नंबर ये टॉपिक बनाया, जिसे हम कहते हैं वेव नंबर, जिसे हम वी डैश से गिनते हैं। वेव डैश मतलब, वी डैश मतलब नंबर ऑफ वेव पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट डिस्टेंस। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, मैं इसे सेपरेट कर देता हूँ, कुछ अलग ही, ठीक है। फॉर्मूला वो है v डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्बडा। तुम समझ ही गए होगे लैम्बडा क्यों गिना जा रहा है, क्योंकि वेवलेंथ जितनी बड़ी वेवलेंथ उतने ही कम नंबर ऑफ वेव बनेंगे, जितने ही कम नंबर ऑफ वेवलेंथ उतने ही ज़्यादा वेव बनेंगे। ओके, तो ये था इसका पूरे का पूरा पार्ट। बट उन्होंने पूछा कि एक उसका कुछ तो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड मतलब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ वेव टू जनरेट, वरना हम कह सकते हैं कि एक वेव बनने में कितना टाइम लगा, वरना एक ऑसिलेशन। ऑसिलेशन पता है आपको 10th में क्या थी, बराबर ना यार, एक बार स्टार्ट करने का, फिर वापस से ओरिजिन पे आने का, फिर ओरिजिन से वापस से पीछे जाने का, फिर वापस से ओरिजिन पे आके आगे जाने का, बराबर। वेव भी तो वही कर रही है कि पूरी लाइन एक ओरिजिन है, मतलब बेस लाइन है ना नॉर्मल, तो पहले आगे जा रही है, फिर बेस पे आके पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, बराबर। तो इसके हिसाब से पर ऑसिलेशन पे कितना टाइम लगा वो ये पूछते हैं। तो टाइम पीरियड यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे कि एक ही बोर्ड पे सब कुछ हो जाएगा। टाइम पीरियड, टाइम टेकन फॉर 1 इसका फॉर्मूला है c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्बडा, जहाँ पे c है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्यों, क्योंकि एक वेव, ये जो वेव है ये जो इलेक्ट्रो ही होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेव भी होती है, इलेक्ट्रिकल वेव्स ही होती है, वो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट, और ये है अपना वेवलेंथ। तो ये है पूरी कुंडली वेव नेचर की। वेव नेचर मतलब क्या, एक मीन वरना मीडियम जिससे कि कौन सी भी एनर्जी ये ट्रांसफर करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बराबर। वेव नेचर में जो ये वेव डायग्राम बनता है, इसके जो ऊपर का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ड्रॉप। फिर जो हाइट होती है इनकी, मतलब वो वेव कितनी हाइटेड है, कितनी छोटी है, इसे हम मेजर करते हैं एम्पलीट्यूड में। फिर जो 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, कितना गैप बना, वो गिनने के लिए यूज़ करते हैं वेव की लेंथ। मतलब कि जो इसकी लेंथ होगी, इसकी
इसके लिए मैं रेड मार्कर यूज करता हूँ। जो ये है ये महाशय, इनकी जितनी लेंथ होगी वही टेक्निकली हम कह सकते हैं वेव लेंथ होगी। ओके, फिर सेकंड पार्ट जो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? हर एक सेकंड में कितनी वेव जनरेट होती है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसे हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। फिर थर्ड आता है तो कितना, फोर्थ आता है वेव नंबर। वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं वी डैश से, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं स्मॉल v से। वेव नंबर क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस। फॉर्मूला है v डैश इज इक्वल्स टू 1 लैम्बडा। लैम्बडा क्या है? लैम्बडा वेवलेंथ। ओके, टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन, मतलब कि टॉप से लेके बेस पे, फिर बेस से लेके नीचे से लेके बेस पे, ये जो पूरी ऑसिलेशन हुई उसके लिए जो टाइम लिया जाता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है पूरा, इसका फॉर्मूला क्या है? c इज इक्वल्स टू 1 लैम्बडा। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ। अभी तक सब कुछ क्लियर है? क्लियर है? कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इस वर्ड में ही पता चल रहा है कि उसमें क्या क्या डिस्क्राइब किया जाने वाला है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वेव जो हमने अभी वेव नेचर में पढ़ा। फिर है मैग्नेटिक, ये जो इलेक्ट्रो है, फिर मैग्नेटिक, इसका अर्थ है मैग्नेटिक वेव मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है। तुमने वो 10th का जो एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे ऐसे एक शीट के ऊपर आयरन के स्प्रिंकल किए जाते डस्ट, और बीच में कॉपर वायर होती है जिसमें करंट पास हो गया। तो जब तुम इसे हिलाओगे तो वो ऐसे सर्कुलर पाथ बना लेता है, सर्कुलर पाथ बराबर ना, ऐसा ही कुछ होता है। तो वो ये कुछ इस तरह से होता है। ये है तुम्हारी इलेक्ट्रिकल वेव, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिकल वेव है। ओके, और बड़ी बना दे तो बन जाएगी। ये तुम्हारी इलेक्ट्रिकल वेव है, मतलब कॉमन वेव समझ लो जिसमें ऑसिलेशन परपेंडिकुलर होता है सीधा। बट ये जब बात आती है इस वेव की, मतलब कि मैग्नेटिक वेव की, तो ये ऑसिलेशन डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल, ओके, हॉरिजॉन्टल होगा मतलब क्या? ये जो है ये तुम्हारी इलेक्ट्रिकल वेव है, मतलब इलेक्ट्रिक वेव। मैं मार्क कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट, इसे भूलना मत, वरना हॉरिजॉन्टल को कुछ अलग लगा दोगे, इसे कुछ अलग लगा दोगे और बाद में बोलोगे मैंने बता दिया था। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिकल वेव्स होती है वो तुम कह सकते हो, जो स्टॉक मार्केट आपको पता है, स्टॉक मार्केट, इसमें कैसे हर एक जो अप एंड डाउन होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं हर एक चीज़ के साथ, बराबर। कभी कभी ऊपर जाना, कभी कभी नीचे, तो वो इसका काम है। ओके, ये अप डाउन करते रहता है। जैसे कि आपने एसी करंट्स देखा होगा, डीसी में डायरेक्ट सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। एसी में वो ज़रा सा ऊपर नीचे कर करके जाता है, तो वो ऊपर नीचे का पार्ट ये
और जो मैग्नेटिक वेव है जो इसे सर्कुलर बना रही है वो ये, समझ रहे हो? जबकि कैसे होगा, मैं डायग्राम आपको अच्छी बात से बना के दिखाता हूँ कैसे वो परफॉर्म होने वाला है। ये है आपकी कार्बोर्ड, क्या है, कार्डबोर्ड। ये अपनी कॉपर रॉड। फिर यहाँ पे है अपना आयरन बस, आयरन बस। तो जब ये करंट जाएगा तो ये करंट कुछ इस तरह से जाएगा। तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब देखो करंट इन्हें कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा, बट इनकी जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके साथ ये छोटी छोटी सी, वो यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगी ऐसे 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 करके जाएगी, समझ रहे हो? अपनी एक फील्ड बना के जाएगी। तो ये आयरन पार्टिकल्स क्या हो गए, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, वो ऐसे सर्कुलर पाथ बना देगा अपने आजू बाजू में, उस फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ बना देगा, तो ना वो फील्ड विजिबल हो जाती है। ओके, तो वही उनका कहना है कि ये दोनों एक ही साथ ट्रैवल करते हैं, दोनों का जो मेजरमेंट होगा, मतलब क्या, वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ फिर वो सब वो भी सेम होने वाला है। इन्हें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इनके पास मास ही नहीं होता, मास भी नहीं होता इनके पास, इसलिए से वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं। ये सब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, इसलिए से हमें जल्दी विजिबल नहीं होते। ठीक है, यही था वो टॉपिक जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, बट बाद में जब ये सबको समझा तब एक साइंटिस्ट आए, इनका नाम था मैक्सवेल। क्रिकेट वाले नहीं, ये साइंटिस्ट है। वो क्रिकेट वाला आके क्या ही करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम मैक्सवेल थ्योरी करते हैं। देखा, एकदम स्पीड में चल रहा है, एकदम सबको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा, मैं ऐसे ही होप करता हूँ। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बता दीजिए कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट में कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, मैं बता दूँगा कमेंट में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैक्सवेल है, उनने ये सब कुछ समझा, जाना, फिर जाके ये बोला कि इनका जो रेडिएशन, इनमें से रेडिएशन एमिट करते हैं ये खुद को स्टेबल रखने के लिए, मतलब कि अगर समझो इनने रेडिएशन नहीं निकाली तो जो मैंने अभी आपको ग्राफ बना के दिखाया वो डिवाइड हो जाएगा, 2 ग्राफ बन जाएगा उसके, और इन्हें एक ही ग्राफ में रहना है। तो ये क्या करेंगे, थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर छोड़ेंगे। अब वो रेडिएशन भी क्यों बनती है, क्या समझो ये एटम है, ये एटम है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ये स्टेबल है नहीं, ये स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, खुद को स्टेबल करने के लिए इसे छोड़ देगा बाहर, आवाराओं के जैसे छोड़ देगा। तो ये जो छोड़ेगा इसमें कुछ तो अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी, उसी एनर्जी को बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन ओके, रेडिएशन। तो क्या फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल द रेडिएशन ओके, मतलब वो वही है कि वो रेडिएशन छोड़ेगा, बट रेडिएशन के साथ ये भी होता है। अब रेडिएशन हमें फील नहीं होती, वो इतनी भी हार्मफुल नहीं होती है, बट हाँ जो रेडिएशन छोड़ेगा उस रेडिएशन ये देखो ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन,
अप डाउन क्या होता है? वेव्स, बराबर। मतलब कि रेडिएशंस के पास भी खुद की एक वेव होती है। ओके, फिर उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? क्या? अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। मतलब क्या कि अल्टरनेटिव मतलब पहले मैं बाद में तू, पहले मैं बाद में तू, मतलब समझ रहे हो ना? बारी 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 एक इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक मैग्नेटिकल फील्ड, मतलब वेव्स ये जनरेट की जाती है और फिर ट्रांसमिट की जाती है, जिसमें ये एक साथ कंबाइन होती है। ओके, ये कंबाइन होती है, जिसकी वजह से इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हर टाइम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में पहले तो ये बनती है, इलेक्ट्रिकल वेव्स बनती है, फिर मैग्नेटिक वेव्स उनके साथ साथ जनती है। ओके, फिर आप देखो ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम टाइम पे बने, सेम टाइम पे निकले, सेम टाइम पे जुड़े, सब कुछ सेम 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 चल रहा है, तो इनका सब कुछ भी सेम ही होगा। दैट वेवलेंथ फिर एम्पलीट्यूड फिर वेव नंबर एक्सेट्रा विल बी सेम। ओके, ये सेम ही हो गए, मतलब ये एक दूसरे के आइडेंटिकल हो गए, बट इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग होगी। मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिक काम का डायरेक्ट झटका देना, डायरेक्ट झटके देती है इलेक्ट्रिसिटी, बराबर। बट मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? एट्रैक्ट करती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? वैसा ही काम है। फिर लास्ट और फोर्थ टॉपिक जो मैक्सवेल जी ने दिया वो था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। सीरियसली, ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो मैक्सवेल थ्योरी ने हमें बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में कैसे बिहेव करती होगी और उनके अंदर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब जैसे कि हर एक अच्छी चीज में कुछ तो बुरी बात होगी, उसके बिना वो अच्छी चीज आई कैसे? बराबर ना? हर एक अच्छी चीज के साथ बुरी चीज भी जन्म लेती है, वैसे ही इसके जितने प्रोज है उतने ही इसके कॉन्स हैं। प्रोज तो ये हुआ कि इनने हमें डिटेल में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम कैसे करती है, वरना पहले के टाइम में तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद ये आयरन क्यों नाचते हैं। तो पता है कि उन्हें कैसे पता होगा कि मैग्नेट भी उनके साथ जा रहा है। ठीक है, तो इसकी आई फिर लिमिटेशंस। लिमिटेशंस, अब लिमिटेशंस क्या थी कि भाई ये जो फोटोवोल्टिक इफेक्ट है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट मतलब क्या कि एक आयरन पे मतलब मेटल सरफेस पे जब भी लाइट लगती है तब वो प्रोटॉन्स को ही आगे नहीं भेजता, मतलब वो उसे ही रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो वो ऐसे यहाँ से प्रोटॉन जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। समझे? फोटोवोल्टिक इफेक्ट उसे कहते हैं। फिर है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये ज़रा सा ब्रीफ टॉपिक है तो मैं बाद में सिखा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फिर था लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम।
ये जो तीन चीजें हैं उन्हें मैक्सवेल जी एक्सप्लेन नहीं कर सके अपने थ्योरी में कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग क्यों बिहेव करती है, मतलब अलग ही टाइप के लोग बन जाती है वो, मतलब मैं इसे जानती नहीं, वो मुझे जानता नहीं, ऐसे काइंड ऑफ रहते हैं। ओके, वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, इसलिए से ये भी इसकी लिमिटेशन है कि भाई तुम यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फिर अलग ही लेवल पे वो चली जाती है, समझे। अब जो इसका लास्ट टॉपिक बचता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, अभी तक तो मैं समझता हूँ सबको समझ आ ही गया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ और क्या सिखा रहा हूँ। अब लास्ट टॉपिक जो है इसका वो है स्पेक्ट्रम, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम मतलब क्या, तुमने जैसे 10th में पढ़ा ही होगा, यहाँ से लाइट आई, प्रिज्म में गई, यहाँ से रेनबो बन गई, बराबर। काइंड ऑफ ऐसा ही रहता है स्पेक्ट्रम कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, मतलब मैंने कैसे बोला कि खुद को स्टेबल रखने में, एक साथ ऐसे चलते रखने के लिए एक रेडिएशंस एमिट करती जाती है जो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, बट वायर को टच मत करना, वायर को टच मत करना। तो सोच रहे हो ना कि वायर को टच करोगे कुछ नहीं होगा, सबको पता है क्या होता है, अब जो करंट स्टार्ट होगा तो, क्योंकि उसमें हो रहता है ना। तो वो जो रेडिएशन वो एमिट करते हैं उसे अगर समझो तुम एक साथ एक ऑर्डर में लगाओ, अब देखो ना ये जो रेनबो है, रेनबो एक ऑर्डर में चलता है ना, जरा सा ब्लेंड बिंड हो के ऑर्डर में ही चलता है, उसे ही तो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। अगर समझो मैं तुम्हें नोट वाइज दूं, अब वो भी क्यों करता है, क्योंकि ये काइंड ऑफ ऐसे करता है, क्योंकि ये देखो, ये समझो तुम्हारा ग्राफ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बराबर, इसे यहाँ पे कंटाला आ गया, इसने यहाँ पे रेडिएशन छोड़ दिया, तो ये देखो तुमने कुछ नोटिस किया, इसकी वेवलेंथ बढ़ गई, जो डिस्टेंस था दो पॉइंट्स के बीच में, तो डिस्टेंस था ऐसा वाला, जो पहले इतना सा था वो इतना हो गया, वो रेडिएशन एमिट क्यों करता है, जिससे कि वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी बढ़ सके, समझ रहे हो। अब मैं तुम्हें इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ, मतलब कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और कांग्रेचुलेशन, अगर समझो तुम यहाँ तक हो, तुमने कितने 6 में से 5 टॉपिक कवर कर दिए, 5 से 4, ओके। लेट्स कंटिन्यू, ओके। अरेंजमेंट मतलब क्या, ढंग से लगाना एक ऑर्डर में, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ electromagnetic radiations in order to increase wavelength in frequency, okay, कि arrangement of various types of electromagnetic radiations in order to increase the wavelength in frequency, समझ रहे हो कि वो अपने अलग अलग प्रकार की रेडिएशंस एमिट करता है, जिससे कि उसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ती जाए, मतलब वो कमजोर होते जाए, मानता हूँ ये जरा अलग है बट हाँ कमजोरी होते हुए, ठीक है। चलो फिर आज के दिन लास्ट के 2 ही टॉपिक है, इसके बाद हम वीडियो बंद कर देंगे, तुम तुम्हारे घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। तो आज का जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ओके, अब जैसे मैंने बताया दिया कि स्पेक्ट्रम क्या ही होता है, स्पेक्ट्रम मतलब यहाँ से लाइट आई, यहाँ से रेनबो बन,
बराबर। बट इसमें भी दो पार्ट्स है, इसमें भी दो पार्ट्स बनते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस और दूसरा होता है लाइन। ठीक है, अब कंटिन्यूअस मतलब रेनबो बन गया, रेनबो। रेनबो में क्या होता है, कलर ब्लेंड होते हैं, एक साथ मिक्स होने की वजह से ये कलर बनते हैं, तुम इन्हें जल्दी जल्दी सेपरेट नहीं कर सकते। बट लाइन के इसमें क्या होता है कि ये कलर इतने कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलते ही नहीं है, मतलब कि तुम इन्हें इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, इन्हें तुम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। वेयर ये देखो, अब मैं यहाँ पे रेड मार देता हूँ इसके साथ, यहाँ पे ये कितने चिपक चिपक के, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस। और जो लाइन है ये डिफरेंशिएटेबल है। ओके, मतलब तुम इन्हें डिफरेंट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो काट काट के, उसे हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब कि रेडिएशन। एटम कभी कलर नहीं छोड़ता, अभी बता दे रहा हूँ, वरना सोचोगे कि एटम कलर छोड़ देता है, नहीं। एटम अलग अलग प्रकार के रेडिएशन छोड़ता है, उन रेडिएशंस कभी कभी जो ब्लेंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंटिन्यूअस, और जो इतने कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं कि वो डायरेक्ट सीधे चले जाओ, तुम उन्हें डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हो, उसे ही तुम कहते हो लाइन स्पेक्ट्रम। ओके, अब हम लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जो है आज का लास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है कल के लेक्चर के लिए, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके लिए और आपके आगे की जर्नी के लिए। ओके, क्योंकि जरा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं डीपली समझाऊंगा। तो हम आगे बढ़ता हूँ मैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आइटम आपको पता है, यहाँ पे ऐसा रहता है, फिर यहाँ एक दूसरा ही रहता है, आपको पता है, बट नहीं, उसके पास खुद का और एक अनदर शेल भी होता है, बट वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसके पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन है जो इधर मरते रहता है, जब तक ये भरेगा नहीं तब तक ये यहाँ पे जाएगा नहीं, बराबर। तो मैं भी बताता हूँ, देखो काइंड ऑफ, जैसे ही तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो, तुमने बहुत सारे मॉक पेपर दे दिए, ये कर दिया वो कर दिया, तबाही तबाही तबाही, तो तुम क्या करते हो, एक्साइट होते हो, बराबर। अब ये भी एक्साइट हो गया क्योंकि इसको एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिल गई, इसलिए से वो एक्साइट हो गया। अब हम यहाँ पे जो काम होगा उसे हम कहते हैं एक्साइटेड, ओके। इसकी वजह से ये क्या करेगा, ये यहाँ पे बाउंस अप कर जाएगा, बट यहाँ पे जाने के लिए जो इसने एनर्जी ली, वरना यहाँ फिर जब भी आपको पता चलेगा कि पेपर के क्वेश्चंस, ये तुमने जो मॉक्स दिए उसके बाहर के अलग ही दुनिया के क्वेश्चंस है, तो तुम्हारी एक्साइटमेंट वापस से तुम औकात में आ जाओगे अपने, ओके। मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर तुम्हें मेरी याद आएगी। तो उसे जहाँ पे, अब यहाँ पे जो इसने एनर्जी लॉस की वो भी सेम ही है, इसे हम कहते हैं रेडिएशन, बराबर, रेडिएशन। और इसी रेडिएशन को हम बाद में स्पेक्ट्रम कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, बराबर। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल वाला क्वेश्चन करवा के दे देता हूँ, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा जल्दी से जल्दी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसका काम क्या है। एग्जांपल, if an electron of hydrogen jumps from N2 to N1, मतलब समझ रहे हो, तुम्हें क्वेश्चन समझ गया कि वो तुम्हारे औकात के बाहर के क्वेश्चन है और तुम डायरेक्ट डिप्रेशन में चले गए एग्जाम हॉल में, बट अभी तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो उसे हम कहते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम, बराबर। फाइंड द एनर्जी एमिटेड, बराबर। अब वीडियो 1 सेकंड के लिए, ठीक है, वरना रुको जरा, मैं तुम्हें फॉर्मूला ही दे देता हूँ, आज में तुम तुम्हारा कर दो, डेल्टा ई इक्वल्स टू ई माइनस E2 माइनस E1। अब तुम्हें ये कहाँ पे यूज़ करना है, इस केसेस में, बट यहाँ पे अभी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ई की वैल्यू नहीं दी हुई, बराबर।
तो ई एन निकालना पड़ता है पहले। ई एन कितना है, ई एन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ए है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ओके, तुम्हारे पास अभी एन की वैल्यू है, देखा एन की वैल्यू है। अब वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज करके खुद ट्राई करो, इतना क्या बुरा है। चलो हो गया होगा ट्राई, मैं करा देता हूँ आगे का पार्ट। लेट्स डू। मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ क्या आगे, तो ये होगा कुछ 13.6 माइनस 13.6 हो गया, हाँ n2 का स्क्वायर है ये तो -13, ये n1 है और ये n2 है, पहले ही बता देगा, बाद में बोलने का नहीं। तो फिर जो इसका आगे का पार्ट होगा वो ऐसा होगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट 1 अपॉन एन स्क्वायर एन टू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर 1। कितना कॉपी कर लो, जल्दी कॉपी कर लो। हो गया कॉपी ना, वीडियो पॉज ही कर लो ना यार, इतना ही क्या ही है। फॉर्मूला आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ही ये लेसन खत्म होगा मैं फॉर्मूला लिस्ट दे दूंगा आपको, जिससे कि आप फटाफट रिवाइज करके इक्वेशन बजा के आ जाओ। मेरे लिए एकदम फोड़ गया नहीं, बाकियों का जाने दो, मुझे क्या करना है। दैट्स टिपिकल मी। z की वैल्यू 1 है का स्क्वायर ब्रैकेट n अपॉन 1 का स्क्वायर, हाँ बराबर, और फिर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब जब तुम इसे फर्दर मल्टीप्लिकेशन वरना सॉल्विंग करोगे तो तुम्हें डेल्टा ई का आंसर, डेल्टा ई है यहाँ, डेल्टा ई का आंसर आएगा 10.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट, ये आंसर आएगा आपको। आई विल टेल यू कि आपका होमवर्क होगा कि आपको इसे फर्दर सॉल्व करते जाना है। ओके, अब मैं इसके एकदम लास्ट वाले पॉइंट पे आ जाता हूँ, जिसके बाद आज का वीडियो हम फिनिश करेंगे। टेंशन मत लो रे, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, अंडर 50 वाला बंदा हो, आपको काम इसमें सिखाना मेरा ड्यूटी है। तो ये टेंशन लेते हो कि टीचर ज़्यादा सिखाने वाला है, नहीं तो कितना ही टॉपिक कवर किया हमने, 5-4 ही हो गया, मुझे याद नहीं, मैंने ठीक ही हो उतना होशियार हो। तो all the lines of the hydrogen spectrum have Lyman, Balmer, Cassius, Cassin, Bracret। मुझे आज मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बता देना कि भाई रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन वरना ऐसा कुछ, तो मैं इसे फंड ही कह दूँगा, फंड, इतना ही तो है, फंड। ओके, मैं इसके बारे में डिटेल एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इन सब के बारे में एकदम डिटेल बाय डिटेल तुम्हारा भाई बताएगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम इन सीरीज में मेजर किया जाता है, वरना ये सब इसी लाइंस में रहते हैं। ओके, फिर सेकेंड जो है वी डैश, अब बोलो चलो वी डैश किसका था, तुमने वेव नेचर सीखा मेरी तरफ से, तो वी डैश किसका था? अरे बोल, कुछ तो बोल यार, कुछ तो बोल यार, तू क्या बनेगा, आज से IIT होने वाली है। हाँ, ये होता है वेव नंबर का, याद आ गया कुछ, याद आ गया? 1/λ, ये इसका फॉर्मूला है, इक्वल्स टू V/C।
इक्वल्स टू आर। ये फॉर्मूला है, इसे डिनोट करके रखना, बाद में बोलने का नहीं कि सर ने नहीं दिया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे आर, ये जो आर है ना ये कांस्टेंट है, ओके, जिसे हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग कांस्टेंट। जहाँ पे r इज इक्वल्स टू बहुत बड़ा नंबर है, तुम्हें याद होगा क्या? मजा आने वाला है लगता है 11th में। कांग्रेट्स, तुम्हें बहुत बड़ा नंबर मिल गया। हाँ हाँ हाँ, 1,09,67,800 मीटर पावर की पावर -1। ओके, तो ये था तुम्हारा तो तुम्हें समझ गया होगा मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। और टेंशन मत लेना, मैं स्पेक्ट्रम का कल के कल ही डाल दूंगा। जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुई है उसके अगले दिन ही इसका वीडियो आ जाएगा, क्योंकि आप मुझे पता है ये नहीं जमेगा जल्दी से, बट मैं ट्राई करूँगा। और मैं इसके और जो पिछला और एक जो था फॉर्मूला, उनके मैं और सारे क्वेश्चंस फाइंड करता हूँ और उनकी एक वीडियो बना देता हूँ क्वेश्चन सॉल्विंग की। ओके, तो और कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक्चुअल में कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपने मेरा वीडियो इतनी देर तक देखा है। मैं आपको गारंटीड देता हूँ कि आपको थर्ड पार्ट बहुत इजीली समझ जाएगा। और आप टेंशन मत लीजिए, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा छोटा चैप्टर है, बट इसे बाकी के लोग ज़्यादा एग्जैजरेट करके बता देते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में और डायरेक्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट, देखा ना मैं कैसे कर, डरता ही नहीं, डायरेक्ट फट फट गोलियाँ चलती है वैसे सिखा दूंगा, ठीक है। और दैट्स इट, वेट कीजिए पार्ट 3 के लिए। तब तक थैंक यू। और हाँ, भाई को सब्सक्राइब करके जाने का। जो भी डाउट होगा कमेंट में डाल देना, कमेंट ये जो नाम होता है ना उसमें डाल देने का, मैं उसका आंसर दे दूंगा। चलो बाय।